नमस्कार। कक्षा 12वीं, विषय मनोविज्ञान। दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, मनोभार एवं स्वास्थ्य। दोस्तों, हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। तब शायद ही ऐसा व्यक्ति कोई होगा जो मनोभार या तनाव का अनुभव ना करता हो। मनोभार यानी कि स्ट्रेस, सरल और सीधी भाषा में कहें तो टेंशन। कोई भी व्यक्ति बिना टेंशन के नहीं जी रहा आज के जमाने में। तो इसी मनोभार के कारण व्यक्ति की शारीरिक, आवेगिक, बोधात्मक एवं व्यवहारजन्य प्रतिक्रियाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यानी कि टेंशन के कारण व्यक्ति लोगों से जिस प्रकार व्यवहार करता है उसमें बदलाव आता है और उसके कारण हताशा, संघर्ष अथवा दबाव का शिकार बनता है व्यक्ति। अगर इस मनोभार का योग्य रूप से सामना करने की क्षमता या कौशल अगर व्यक्ति में न हो तो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रश्न उपस्थित होते हैं, जैसे कि खिन्नता, व्यामोह एवं उन्माद जैसी बीमारियां व्यक्ति में दिखाई देने लगती है। यानी कि इस मनोभार को ठीक तरह से व्यक्ति हैंडल न कर पाए, यानी कि मनोभार का वह अच्छी तरह से सामना न कर पाए तो अनेक प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याएं उपस्थित होती है। इसके अलावा हृदय संबंधित बीमारियां भी होती है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी। इसके अलावा मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज, अल्सर या मस्तिष्क का हमला यानी कि ब्रेन स्ट्रोक, ऐसी अनेक प्रकार की मनोशारीरिक बीमारियां भी मनोभार के कारण ही उपस्थित होती हैं। इसीलिए इस मनोभार का सामना करने की रीतियां जानना आवश्यक है और इसके लिए पहले मनोभार को जानना जरूरी हो जाता है। तो आइए समझते हैं मनोभार का अर्थ। मनोभार के लिए उपयोग में लिया जाने वाला अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस शुद्ध वैज्ञानिक शब्द है। हम अपने व्यावहारिक जीवन में अनेकों बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं, स्ट्रेस शब्द का, यानी कि मनोभार। अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका अर्थ होता है भौतिक पदार्थ पर लगाया गया बाह्य बल। यानी कि किसी भौतिक पदार्थ पर बाहर से जो बल लगाया जाता है उसे ही स्ट्रेस कहते हैं, दबाव कहते हैं। तो बाह्य उद्दीपक या बाह्य घटनाओं के परिणाम से उत्पन्न होने वाली मानसिक स्थिति को मनोभार के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि बाहर ऐसी कोई घटना घटित होती है या कोई ऐसा उद्दीपक होता है कि जिसकी वजह से हमें मनोभार का यानी कि स्ट्रेस का अनुभव होता है। मनोवैज्ञानिकों के मतानुसार मनोभार एक ऐसी बाह्य या आंतरिक परिस्थिति है जिसके कारण तनाव या थकान उत्पन्न होता है। दोस्तों, हमने पहले जिस प्रकार समझा उसमें देखा कि बाह्य घटनाएं या उद्दीपक होते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से मनोभार के लिए बाह्य घटनाएं और उद्दीपक तो हो ही सकते हैं, किंतु बहुत बार आंतरिक परिस्थितियां भी जिम्मेदार होती है। आइए कुछ मनोवैज्ञानिक व्याख्याओं को समझते हैं। मनोभार अर्थात हताशा, संघर्ष या दबाव की ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति जो व्यक्ति की शारीरिक या मानसिक शक्ति पर भार स्वरूप बनती है। तो यहाँ बताना चाह रहे हैं कि मनोभार का मतलब यह है कि हताशा, संघर्ष या दबाव की कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक भार झेलना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति को मनोभार कहते हैं। दूसरी व्याख्या देखते हैं। तनाव अर्थात अनुभव किए गए तीव्र या लंबे समय की चुनौतियों के साथ संबंधित नकारात्मक आवेगिक अनुभव जो वार्तनिक और शारीरिक परिवर्तनों के साथ जुड़े हुए हैं। ये सारासन एवं सारासन की व्याख्या है। वे कहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और ऐसी चुनौतियों के सामने हम लंबे समय तक लड़ते हैं और हर बार
हम नकारात्मक आवेगिक अनुभव करते हैं तो उसका असर हमारे वार्तनिक और शारीरिक व्यवहार पर पड़ता है और उससे तनाव उत्पन्न होता है। तो ऐसी ही तनाव की परिस्थिति को ही मनोभार कहते हैं। मनोभार हमारे शारीरिक मानसिक संतुलन को तहस नहस करने वाले उद्दीपक की सामने वाली प्रतिक्रिया है। यानी कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती है या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है कि जिसकी वजह से हमारा शारीरिक एवं मानसिक संतुलन तहस नहस हो जाता है और उसके सामने मनोभार उत्पन्न होता है। तो क्या किया जाए ऐसी मनोभारजन्य परिस्थिति में? तो जब मनोभारजनक परिस्थिति पैदा होती है तो दो परिस्थितियां सामने खड़ी होती है, दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, लड़ो या भागो, यानी कि फाइट और फ्लाइट। व्यक्ति के जीवन में अगर कम समय का और हल्का मनोभार होता है तो व्यक्ति को प्रवृत्तिशील और जागृत रखता है, किंतु जब मनोभार लंबे समय तक चलता है, दीर्घकालीन मनोभार होता है, तो वह व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। तो ये मनोवैज्ञानिकों की व्याख्याओं के आधार पर हमने मनोभार का अर्थ समझने का प्रयास किया। आइए अब मनोभार का स्वरूप समझते हैं। मनोभार के स्वरूप के 7 मुद्दे हैं जिनको हम क्रमशः समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला, मनोभार के प्रकार। तो मनोभार के 3 प्रकार है, हताशा, संघर्ष और दबाव। नंबर 2, मनोभार की मात्रा बहुत सी बातों पर आधारित है। यानी कि मनोभार की मात्रा ज्यादा होगी या कम होगी, ये कैसे तय होगा? तो यह व्यक्ति जिस परिस्थिति का समायोजन करना चाहता है उसके लक्षण और उसे प्राप्त होने वाली बाह्य सहायता पर अवलंबित है। यानी कि उस व्यक्ति को बाहर से कितना सहयोग और मदद मिलती है, उस पर निर्भर है कि व्यक्ति कितना मनोभार अनुभव करेगा, कम या ज्यादा। नंबर 3, मनोभार की रीतियां विशिष्ट है। मनोभार के विषय में व्यक्ति में विशिष्टता एवं विविधता हो सकती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक परिस्थिति में सभी मनुष्य एक समान के मनोभार का अनुभव करे। एक जैसी ही परिस्थिति में किसी को बहुत ज्यादा मनोभार का अनुभव होता है तो किसी को बहुत कम या किसी को बिल्कुल नहीं होता। यानी कि मनोभार की रीतियां विशिष्ट होती हैं। मनोभार की रीति मनुष्य की उम्र, जाति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, अभिरुचि, कौशल, ऐसी बहुत सी वैयक्तिक सामाजिक बातों पर आधारित होती है। मनोभार के लिए उम्र, जाति, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, ऐसे बहुत से परिबल कारण रूप बनते हैं। चौथा है, मनोभार के कारण अज्ञात हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मनोभार या तनाव का व्यक्ति अनुभव तो करता है किंतु उसके कारण का उसे पता नहीं होता, क्योंकि कारण अज्ञात भी हो सकते हैं। अज्ञात कारणों के द्वारा अनुभव होने वाले मनोभार के लिए दमित प्रेरणाएं, भावनाएं, आवेग आदि कारण रूप हो सकते हैं। यानी कि बहुत बार हम मनोभार का अनुभव करते हैं लेकिन कारण पता नहीं होता, तो हमारी कुछ प्रेरणाएं और भावनाओं को जब दबा दिया गया होता है तो वही कारण के स्वरूप हमें मनोभार उत्पन्न होता है, जो हमारी दबी हुई इच्छाओं की वजह से होता है, जिसका हमें पता भी नहीं होता। 5वां है, मनोभार के मुकाबले के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में मनोभार का सामना तो करना ही पड़ता है, किंतु मनोभार का सामना करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को साधन, शक्ति एवं समय के स्वरूप में कीमत चुकानी पड़ती है। यानी कि मनोभार का सामना करने के लिए शक्ति एवं समय तो देने ही पड़ते हैं, बहुत बार साधन की भी आवश्यकता पड़ती है। 6वां मुद्दा है, मनोभार कार्य क्षमता को कम करने वाली बाबत है। यानी कि मनोभार के कारण व्यक्ति की जो कार्य क्षमता होती है वह कम हो जाती है। तीव्र मनोभार की स्थिति में व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण कम हो जाता है, मर्यादित हो जाता है। मनोभार की तीव्रता जितनी अधिक और व्यक्ति की उसका सामना करने की तैयारी जितनी कम, उतने ही प्रमाण में व्यक्ति की कार्यक्षमता घटती है या उस पर
नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि मनोभार की तीव्रता ज्यादा हो और उसके सामने व्यक्ति की तैयारी भी कम हो तो कार्यक्षमता पर बड़ा गहरा असर पड़ता है। सातवां मुद्दा है मनोभार के परिणाम विधायक भी हो सकते हैं, यानी कि मनोभार हमेशा नुकसानकारक या नकारात्मक ही हो ऐसा नहीं है। कभी कभी मनोभार विधायक भी हो सकते हैं। मनोभार के परिणाम स्वरूप व्यक्ति तैयारी करे, जागृति रखे और अधिक परिश्रम करे तो उससे लाभ होने की संभावना भी रहती है। मान लीजिए कि 2 दिन बाद परीक्षा है और उस वजह से विद्यार्थी को टेंशन हो रहा है, मनोभार हो रहा है, तो फिर वह तैयारी करने में जुट जाता है, मेहनत करता है, तो उससे उसको लाभ भी हो सकता है। यानी कि मनोभार हमेशा नकारात्मक ही हो यह आवश्यक नहीं है। कभी कभी मनोभार विधायक भी हो सकते हैं। तो ये हुई मनोभार के स्वरूप की बात, जिसमें हमने 7 मुद्दे देखे। आइए अब मनोभार के प्रकार को समझते हैं। मनोभार के 3 प्रकार है, हताशा, संघर्ष और दबाव। आइए उन्हें क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले हताशा। लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाले अवरोधों के परिणाम स्वरूप लक्ष्य प्राप्ति तक न पहुंचने के कारण उत्पन्न होने वाली मानसिक परिस्थिति अर्थात हताशा। यानी कि व्यक्ति किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, कुछ करना चाहता है और वह उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, वह कार्य नहीं कर पाता, तो हताशा उत्पन्न होती है। मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे किसी न किसी प्रकार की प्रेरणा होती है, यानी कि मानवीय प्रेरणा से प्रेरित होकर ही व्यवहार करता है। तो ये प्रेरणाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या किसी अन्य प्रकार की भी हो सकती है। तो इस प्रेरणा की आवश्यकता के कारण व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयास करता है और उस प्रयास में उसे बार बार असफलता मिलती है तो हताशा उत्पन्न होती है। जैसे कि व्यक्ति को शादी करने की इच्छा है, बार बार प्रयास करने पर भी उसकी अगर शादी नहीं होती तो हताशा उत्पन्न होती है। दूसरे उदाहरण से समझे तो किसी को फिल्म में अभिनेता या अभिनेत्री बनने की इच्छा है, किंतु देखाव अच्छा नहीं है, तो इस वजह से वह अभिनेता या अभिनेत्री नहीं बन पाते, तो हताशा उत्पन्न होती है। किंतु यहाँ दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि व्यक्तिगत कारण होते हैं जिसकी वजह से हताशा उत्पन्न होती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि समाज के कई नीति नियम, सांस्कृतिक स्तर अथवा पर्यावरण के परिबल अवरोध रूप बनते हैं। तो जब ऐसे पर्यावरण के परिबल अवरोध रूप बने तो उसे पर्यावरण जन्य कारण कहते हैं। यानी कि पर्यावरण जन्य कारणों से भी हताशा उत्पन्न हो सकती है और यह हताशा का जो प्रभाव है वह हल्का भी हो सकता है और तीव्र भी हो सकता है। अब बात करते हैं संघर्ष की। व्यक्ति के समक्ष जब 2 या उससे अधिक विकल्प हो परंतु 2 में से किसी एक को ही पसंद करना हो, तब उत्पन्न होने वाली अनिर्णयात्मकता की परिस्थिति यानी कि संघर्ष। यानी कि व्यक्ति के पास एक से अधिक विकल्प होते हैं और उसमें से उसे पसंदगी करना है, लेकिन पसंदगी करना सरल नहीं होता और इसी वजह से मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है। संघर्ष के 3 प्रकार दर्शाए गए हैं। पहला है अभिगमन अभिगमन संघर्ष। जब व्यक्ति के समक्ष 2 विकल्प हों और दोनों विकल्प व्यक्ति को पसंद हो परंतु 2 में से किसी एक को ही पसंद करना हो, तब जो संघर्ष उत्पन्न होता है उसे अभिगमन अभिगमन संघर्ष कहते हैं। यानी कि दोनों अच्छे लगने वाले विकल्पों में से किसी एक को ही चुनना पड़े तो उसे अभिगमन अभिगमन संघर्ष कहते हैं। जैसे कि छुट्टियों के दिनों में किसी दोस्त के साथ पिकनिक पर जाना या परिवार के सदस्यों के साथ फिल्म देखने जाना। यहाँ व्यक्ति के सामने 2 विकल्प है और दोनों पसंद है, तो संघर्ष उत्पन्न हुआ कि क्या करे, दोस्त के साथ जाएं या परिवार के साथ जाएं। दूसरा है परिहरण परिहरण संघर्ष।
व्यक्ति के समक्ष जब दो विकल्प हो और दोनों ही विकल्प नापसंद हो, किंतु फिर भी दो में से एक को तो पसंद करना ही पड़ेगा, तब उत्पन्न होने वाले संघर्ष को परिहरण संघर्ष कहते हैं। यानी कि नापसंद हो ऐसे दो विकल्पों में से एक को पसंद करना ही पड़े, तब परिहरण संघर्ष उत्पन्न होता है। जैसे कि पसंद न हो ऐसी नौकरी करना या बेकार रहना, दोनों चीजें नापसंद है। जो नौकरी मिल रही है वो भी पसंद नहीं है और बेकार रहना भी पसंद नहीं है, किंतु फिर भी एक को तो पसंद करना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको समझ में आए ऐसा सरल उदाहरण बताऊं तो, जैसे 10वीं की बोर्ड की परीक्षा पास कर ली और 10वीं के बाद आपको साइंस लेना था, लेकिन आपके प्रतिशत कम आ गए। कम प्रतिशत आने की वजह से आप साइंस में नहीं जा सकते, तो आपके सामने अब समस्या यह खड़ी हुई कि कॉमर्स ले या आर्ट्स ले। तो दोनों नापसंद है क्योंकि आपको तो साइंस में जाना था, किंतु फिर भी दोनों नापसंद, ऐसे दो विकल्प आर्ट्स और कॉमर्स में से किसी एक को लेना पड़े, तब ऐसे संघर्ष को परिहरण संघर्ष कहते हैं। तीसरा है अभिगमन परिहरण संघर्ष, जिसे अभिगमन विगमन संघर्ष भी कहते हैं। इसमें ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास एक ही विकल्प होता है, किंतु वह विकल्प कभी आकर्षक लगता है यानी कि अच्छा लगता है और कभी अनाकर्षक लगता है यानी कि बुरा लगता है। तो ऐसे समय पर उत्पन्न होने वाले संघर्ष को अभिगमन परिहरण संघर्ष कहते हैं। जैसे कि शादी करना पसंद है लेकिन शादी की जिम्मेदारियां उठाना पसंद नहीं है। दूसरे उदाहरण की बात करें तो महंगा और आरामदायक मकान खरीदना है, परंतु उसे निभाने की जिम्मेदारी नापसंद है। तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बार ऐसी संघर्ष की परिस्थितियां भी आती है, जिसकी वजह से मनोभार उत्पन्न होता है। तीसरा प्रकार है दबाव। अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के द्वारा व्यक्ति के समक्ष उत्पन्न होने वाली वास्तविक या काल्पनिक आवश्यकता को पूर्ण कर सकेंगे या नहीं, ऐसे विचार से उत्पन्न मानसिक स्थिति को दबाव के रूप में पहचाना जाता है। यानी कि किसी परिस्थिति में कोई काम व्यक्ति वो कर लेगा या नहीं कर पाएगा, ऐसे सोच विचार से व्यक्ति के दिमाग पर दबाव पड़ता है। दबाव आधुनिक जीवन शैली की अनिवार्य परिस्थिति है। यानी कि आज के जमाने में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल सकता जो दबाव में न जी रहा हो। हमारे दैनिक जीवन में रोज कोई न कोई ऐसी परिस्थिति या प्रसंग बनता है कि जिससे दबाव पैदा होता है। दबाव के उद्भव स्थान आंतरिक भी हो सकते हैं और बाह्य भी हो सकते हैं, किंतु दबाव के केंद्र स्थान में महत्वाकांक्षाएं एवं जीवन लक्ष्य होते हैं। यानी कि व्यक्ति बड़ी बड़ी इच्छाएं और बड़े बड़े गोल रखता है, किंतु जब वहां तक पहुंच पाएगा कि नहीं, उससे यह होगा कि नहीं, ऐसे काल्पनिक विचारों में या वास्तविक विचारों में वह डूबता रहता है, तो दबाव पैदा होता है। कभी कभी किसी कार्य की सफलता के लिए व्यक्ति बहुत घंटे तक काम करता है, अथाक परिश्रम करता है, अपने सामने जितने भी अवसर हो उन सब का उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने का प्रयास करता है। उसके सामने आने वाली सारी चुनौतियां का भी सामना करता है। तो जब ऐसा होता है तब दबाव का वह अनुभव करता है। इसमें भी बहुत बार स्पर्धात्मक सिद्धियों के लिए दबाव होता है, एकाग्रता का दबाव होता है, जटिल एवं गतिशील परिवर्तनों का दबाव, कभी कभी तो परिवार एवं रिश्तों का भी दबाव होता है। यानी कि व्यक्ति अपनी वास्तविक या काल्पनिक जो आवश्यकताएं हैं उसे पूर्ण कर पाएगा कि नहीं, इसकी वजह से दबाव उत्पन्न होता है। यहाँ मनोभार के प्रकार भी पूर्ण होते हैं। आज के इस वीडियो में हमने मनोभार का अर्थ, मनोभार का स्वरूप और मनोभार के प्रकारों की बात की। मैं आशा करता हूँ कि इसको आपने अच्छे से समझा होगा। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।